जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी संजू से। तो दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति वाला जो चैप्टर है वो अपन ने फिनिश कर दिया। अब बात आती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की। 2016, 2018 और 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात आती है। तो आज अपन वही चीज कर रहे हैं। 2016 से लेकर 2022 तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 2022 से। इससे 2022 के क्वेश्चन से अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 2022 में पूछे गए क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें 2022 में टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 में से 3 क्वेश्चन 28 वाले शिफ्ट में और 3 क्वेश्चन 29 वाले शिफ्ट में पूछे गए। ठीक, पहले स्टार्ट करते हैं 28 वाले 3 क्वेश्चन। तो 28 वाली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर। ये 2022 के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन 2022 के। ठीक है, हाँ। टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑस्किलेटर विल बी, यानी कि दोलक की कुल ऊर्जा। तो आपको पता है कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U 1/2 के इसको भी कुल ऊर्जा यही होती है। कुल ऊर्जा मैंने बताया था, ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा प्लस जो गतिज ऊर्जा है इन दोनों का योग, पोटेंशियल प्लस, ठीक है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम यही रहता है। तो यहां पर इसने क्या किया, इसमें के यहां पर दिए, के की जगह क्या आ रहा है, एम एन ओमेगा नॉट दे रखा है, मतलब उसने ओमेगा को ओमेगा नॉट बोल रखा है बस। तो एक्चुअली में आपको कोई घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको फॉर्मूला पता है, वेलकम, वेलकम। तो यहां से के की जगह आप क्या लिखोगे, जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एम और ओमेगा स्क्वायर। यहां से बस के की जगह क्या लिख दो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी कि 1/2 आ रहा है तो सी और डी तो है ही नहीं, ए और बी में से कोई भी एक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पहले का क्या हो जाएगा करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बात क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कह रहा है ये गर्ल इज स्विंगिंग इन द सिटिंग पोजिशन, हाउ विल द पीरियड ऑफ द स्विंग चेंज इफ सी स्टैंड अप। मैंने बताया था ना, ये सवाल मैंने पिछले साल भी सॉल्व करवाया था। ये सवाल मेरे नोट्स में देख लेना, पिछली साल जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने ये बताया था, ठीक है। और ये ऐसा कैसा सवाल पूछ भी लिया गया, ऐसा कैसा सवाल पूछ भी लिया गया कि भाई एक लड़की झूले में बैठ कर झूल रही है, अगर वह लड़की एकदम से क्या हो जाती है, बैठी बैठी स्टैंड अप पोजिशन में आ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार प्रतीत होगा। तो आपको बता है भाई, पहले तो झूले का आवर्तकाल क्या होता है, टी इक्वल टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। एल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ है, तो आपको पता है यदि लड़की ऐसे झूल रही है, मान ला कि भाई यहाँ पे है, चलो यहाँ झूल रही है, पहले तो यहाँ बैठी हुई थी ऐसे ही झूले पे, ठीक है। अब तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, ये लेंथ, ये एल। अब चूंकि लड़की क्या होगी, खड़ी होगी, लड़की क्या होगी, खड़ी होगी, खड़ी होगी मतलब, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, लगभग ऊपर आ गया। तो ये एल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्रभावी लंबाई वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, वो घट रही है। तो ये एल घट रहा है, तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, आवर्तकाल कम हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल 28 वाली शिफ्ट के 2 सवाल तो बहुत ही सिंपल थे, तीसरा सवाल बहुत ही शानदार पूछ लिया था। ये सवाल मैंने आपको जब जब मैंने आपको बताया था, फेज डिफरेंस वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें अच्छे से मैंने बताया था सवाल। फिर से चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। भाई आपको दिया हुआ है विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है y1 y2, ठीक है। और फेज डिफरेंस इसका पूछ रहा है, वेग का, वेलोसिटी का फेज डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, इनको वेलोसिटी में चेंज कर दो। भाई अपन सिंपल तरीका जो है उससे चलते हैं। तो y1
y1 क्या ये दिया हुआ है, तो इससे अपने क्या आएगी, वेलोसिटी v1 आएगी। ठीक है, y1 का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या है v1, तो v1 यानी कि क्या हो जाएगा dy1 बाय dt, यानी कि जब इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0.1, फिर साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस 100 पाई टी और पाई 3 इंटू ये गुणा हो जाएगा 100 पाई से गुणा हो जाएगा, ठीक है ये ना, ठीक, ये तो हो जाएगा इसका कॉस वाले का। फिर दूसरे वाला का देखो v2 का क्या हो जाएगा 0.1, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई टी और इंटू पाई, माइनस साइन पाई टी इंटू पाई। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा पाई इंटू 0.1 माइनस साइन 80। अब इस माइनस को भी अपने को हटाना पड़ता है, मैंने कहा ना बाहर ये वैल्यू है ये होनी चाहिए किसमें, पॉजिटिव में होनी चाहिए, ठीक है, या फिर नेगेटिव है तो फिर दोनों ही नेगेटिव रख लो, ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं चलेगा मामला, ठीक, लेकिन बेटर रहे आप पॉजिटिव लेके ही चलो, फिर नहीं तो कंफ्यूज रहोगे चीजों को लेकर, ठीक है। तो बस ये समझ के चलो कि इसको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, तो इस नेगेटिव को भी अपने को हटाना है, और साथ ही यहाँ पे कॉस है तो इसको भी कॉस बनाना है, अगर यहाँ साइन है तो इसको भी अपने को साइन बनाना है, बात वो है, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ साइन है तो इसको साइन बनाओगे तो फिर ये माइनस रह जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इस माइनस को भी साथ में ले जाएंगे और साइन को भी कॉस बनाएंगे। तो साफ बात है कि आपको पता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि इसका मतलब जो माइनस साइन पाई बाई टी है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 प्लस पाई बाई टी, कॉस 90 प्लस कॉस 90 प्लस पाई टी, सॉरी पाई बाई टी नहीं, कॉस 90 प्लस पाई टी, तो v2 में ये आ जाएगा 0.1 पाई और कॉस 90 प्लस पाई टी, बात क्लियर। अब देखो दोनों किस में हो गए, कॉस कॉस में हो गए। अब ये पूछ रहा है पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, यानी कि कण 1 का कण 2 के सापेक्ष, तो यानी कि क्या करना है आपको, जो फेज फाई 1 होगा इसका v1 वाले का फाई 1 माइनस फाई 2, यानी कि 100 पाई टी है, 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 माइनस आपको करना है पाई बाय 2 90, यानी कि पाई बाय 2 प्लस पाई टी। अब मैंने बताया था कि कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है तो टी की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो, ठीक है, क्योंकि आपस में अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो टी की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो। टी की जगह जीरो का मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग में जो टी इज इक्वल टू जीरो कंडीशन में जो फेज डिफरेंस है वो आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहां पर टी इज इक्वल टू जीरो रखेगा तो पीछे क्या रहेगा, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6, ठीक है, माइनस पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, माइनस पाई बाय 6। ये एक मिनट ऑप्शन में थोड़ा माइनस कट कट गया थोड़ा आपको, हाँ माइनस पाई बाय 6। अब देखो आप अगर थोड़ी बहुत भी गलती करते ना तो डी ऑप्शन दे रखा था पाई बाय 6, समझ गए। कोई स्टूडेंट अगर इतना भी होशियार है इंटेलिजेंट है कि वो सब कुछ निकाल लेगा, लेकिन लास्ट में इसको ध्यान से नहीं पढ़ा कि किसका किसके सापेक्ष पूछा है, यानी कि पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 2, तो ये ध्यान से पढ़ना है, समझ गए। हाँ अगर आपको ये ऐसे पूछता कि पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, यानी कि कण 2 का 1 के सापेक्ष, तो फिर ये पाई बाय 6 आ जाता, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 2022 की 29 वाली शिफ्ट है, 29 वाली शिफ्ट, उसके 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इफ v a एंड x आर वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी v यानी कि वेग है, a क्या एक्सीलरेशन और x क्या वेलोसिटी है, तो इनके लिए आपको निकालना है कि भाई ये कहां पर होगा। तो आपको पता है ये क्या पूछा है, a इज मैक्सिमम एंड x एंड v आर जीरो, ये कहां पूछ रहा है, मीन पोजीशन का, मीन पोजीशन पर क्या स्थिति होगी, माध्य स्थिति पे क्या होगा। तो आपको पता है भाई साहब माध्य स्थिति पे क्या होता है, माध्य स्थिति पे एक तो क्या होता है एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है, एक विस्थापन जीरो होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है,
ठीक है, यहाँ पे इसको कैपिटल एक्स माना है तो ए एन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी मैक्सिमम होता है, दिस पर क्या होता है, वी मैक्सिमम, वेग मैक्सिमम होता है, तभी तो वेग मैक्सिमम होगा, तभी तो ये साइड जा पाएगा, समझ गए। तो ए जीरो एक्स जीरो वी मैक्सिमम, ठीक है, तो साफ बात है, वी इज मैक्सिमम एंड एक्स एंड ए इज जीरो, यानी कि क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। चलिए, जबकि अगर यहां पर सीमांत पर देखें, ठीक है, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर पूछ ले इस बार सवाल घुमा के, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर v जीरो हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और जो x है उसका मान इस साइड माइनस है, का मान x इज इक्वल टू पॉजिटिव का a, ये वाला जो आया है एक्चुअली, क्योंकि इस ए से आप वो कंफ्यूज मत होना, इन लोगों ने क्या किया है कि मतलब इसको एक्चुअली अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, तो इसको छोटा वाला ये मानते हैं, लेकिन इन्होंने ये सिंबल दे दिया, तो ये ए और ये सेम नहीं है, ठीक है, बात क्लियर। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट ये पूछ रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट्स टू ट्रैवल फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू a/2, एक सरल आवर्ती दोलक का आयाम a है, ठीक है, उसको a से a/2 तक जाने के लिए कितना समय लगेगा, पूछ रहा है कि a से a/2 जाने के लिए कितना समय लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अब देखो, अब वैसे तो इसको सवाल को सॉल्व करने का एक प्रॉपर ढंग भी है, प्रॉपर तरीका भी है, आप x इक्वल टू मान पुट कर सकते हो, यानी कैसे, वो मैं तरीका आपके लिए छोड़ता हूँ, या फिर चलो देखते हैं, मैं करवाता हूँ, क्या करना है अभी डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये होती है मेन पोजीशन, ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहां से x इक्वल टू ए से a/2, जब ये जाके ऐसे x इक्वल टू ए तक जाके फिर वापिस यहाँ a/2 इस वाली पोजीशन पे a/2, यानी कि ये वाला समय निकालना, ये वाला समय, ये वाला समय, ठीक है, ये वाला समय आपको निकालना है, तो साफ बात है, ये वाला समय मतलब सेम चीज वही है कि भाई यहां से यहां तक जो, यहां से यहां जाने में जो समय लगेगा वो यहां से यहां आने में समय सेम ही है, ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है भाई यहां तक जाने में तो समय कितना लगेगा, t/4, t/4 ही होगा, ए तक जाने में समय, ठीक है, तो आपको निकालना है कि a/2 तक जाने में समय कितना लगेगा, तो आपको पता है x इक्वल टू क्या होता है, एक्स ए साइन ओमेगा टी, ये मान के अपन चलते, क्योंकि स्टार्टिंग में फेज डिफरेंस कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो अपन ये मान के चलते हैं, तो अब x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, अब x बराबर कितना जा रहा है, a/2 तक जा रहा है, बाय एक साइन ओमेगा टी, ए से कैंसिल, अब यानी कि 1/2 साइन का, 1/2 साइन का बाय 1/2 साइन ओमेगा टी, तो थीटा का मान क्या होगा जब 1/2 आएगा, तो आपको पता 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, यानी कि कितना, π/6, 30 डिग्री यानी π/6 होगा, यानी कि इसकी वैल्यू π/6 होगी, तब जाके ये कितना है, 1/2 है, तो ओमेगा टी, यहां से आपको पता ओमेगा टी क्या होता है, 2π/t, सॉरी ओमेगा ये तो 2π/t, t इज इक्वल टू पाई, ये हो जाएगा, ठीक है, यहां से देखोगे आप पाई से पाई कैंसिल, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखो t/12, ठीक है, t/12, यानी कि ये टाइम कौन सा है, ध्यान रखना, इस यहां से a/2 तक जाने वाला समय, कहां से, यहां से a/2 तक, यहां से 0 से a/2 तक जाने में कितना समय लगेगा, तो ये समय आया a/2, सॉरी कितना, t/12, ठीक है, और 0 से यहां तक जाने में t/4, तो अब ये वाला निकालना है, तो क्या करोगे आप, t/4 माइनस t/12 करोगे, ठीक है, 12 3t माइनस t 2t/12 और t/6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा ए। अब देखो इतना, इस एग्जामिनर ने जो ये सवाल बनाया था वो आपको इतना सब कुछ करने के लिए नहीं बनाया था, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना भाई, आपको सिंपल सा दिमाग लगाना है कि ये इतना पूछा है, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था
भाई यहां से यहां जाने में कितना समय लगता है, T/4, फिर वापिस आओगे T/2, ठीक है, T/2 हो गया, फिर यहां आओगे तो 3T/4, और फिर वापिस ऐसे आओगे तो पूरा हो जाएगा T। कितना हो जाएगा पूरा? T। बात क्लियर भाई? पहली बार यहां जाओगे तो T/4, वापिस यहां आओगे तो T/2, यहां आओगे तो 3T/4, और यहां आने पे पूरा T, एक आवर्तकाल पूरा होता है। तो आपको ये तो पूछ कितना रहा है? ये आधा पूछ रहा है। ये बताओ भाई, ठीक है, यहां से यहां जाने वाला समय, तो आपको पता है भाई यहां T/4 में जाएगा, यहां T/4 में आएगा, साफ बात है, यहां से पूरा यहां तक जाने में यदि T/4 लगता है तो इसके लिए तो क्या होगा? लेस ही होगा। तो T/4 से वैल्यू जो लेस है, ऐसा कौन सा मान है जो T/4 से छोटा है? वो एक ही तो है, T/6। बाकी तो T/3 तो T/4 से बड़ा होता है, T/2 भी T/4 से बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है, T/6 यार, इतना सब कुछ करने का काम ही नहीं था। ठीक है, मजा आया हो तो एक लाइक जरूर मार देना, थम्स अप जरूर कर देना एक कमेंट में, ठीक है, कि सर क्या तरीका था। कि ये सब कुछ रामायण इतना करने का काम ही नहीं भाई। देखो सिंपल सी बात है भाई, कि जब आधा जाएगा, ठीक है, यहां से ये वाला कितना जाना है, इसको T/4 है, तो साफ बात है इतना तो T/4 से छोटा ही आएगा, तो T/6 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये इसका टिक कर लिया, चलो इसका क्या रहा? ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक मोशन, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो क्या कर दिया, 5वें का ए हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो है 2022 के 29 वाली शिफ्ट के। ये पूछ रहा है आपको दोलन की आवृत्ति पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये क्या है, इसकी तुलना करनी है, ओमेगा टी, इसकी तुलना करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसका जब कंपैरिजन होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200। ये ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। आपको निकालना है कौन सी, जो ये आवृत्ति है सिंपल वाली, वो निकालना है, ठीक है। आपको पूछा है आवृत्ति, ये है ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा क्या, एंगुलर, तो आपको निकालना है, इसको 200 लिख दो, एफ इज इक्वल टू 200/2 पाई, देखिए 100/हर्ट्ज, किसमें आएगा, हर्ट्ज में। जब ये किसमें आता है, रेडियन पर सेकेंड, मैंने बताया है पहले भी क्लास में, चिल्ला चिल्ला के समझाया, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, सी। क्या हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट। बात क्लियर, ठीक है, इजी था। तो मैं अगर देखूं, अगर कि 2022 के अगर पेपर की यदि तो तुलना की, जिसको देखा जाए मतलब, ठीक है, 2022 के पेपर को यदि देखा जाए, तो एक ये सवाल हुआ, सिंपल था, 28 वाले में सिंपल था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग, ये सवाल बहुत फेमस सवाल है मेरे ख्याल से, मैं ही क्या, हर जो टीचर पढ़ाता है वो इस सवाल को बताता ही है मोस्टली। हाँ, अब अगर भाई टीचर ही ऐसा होता है मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन एक जेन्युइन टीचर है जो चीजें समझाता है, तो ये एग्जाम्पल बहुत बार आता है सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन तगड़ा था, ये क्वेश्चन तगड़ा था, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब चीजों को अच्छे से पढ़ा है, ठीक। तो दो क्वेश्चन सिंपल, एक क्वेश्चन अच्छा वाला, फिर उसके बाद देखोगे 2000 क्या बोलते हो 22-29 वाली शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन सिंपल था भाई, ये तो सभी को पता है ये क्या होता है, जब अपन पढ़ना स्टार्ट किया तभी मैं बता देता हूँ कि भाई ये यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वगैरह चीजें। ये क्वेश्चन, ये वैसे तो बहुत सिंपल था यार, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था तो मार्क्स पक्के, और ये भी बहुत सिंपल, यानी कि 29 वाली शिफ्ट में ये मतलब तीनों ही देखे तो लगभग लगभग सिंपल ही थे ये सवाल एसएसएम के। लेकिन पूरे अगर टोटली पेपर का अगर तुलना करें तो थोड़ा सा 29 वाले में थोड़े से सवाल अच्छे लेवल के थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2018 वाले की, इसकी
2018। मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा, पहले 2022 के सॉल्व करवाऊंगा, फिर 2018, फिर 2016। तो 2018 की बात करते तो भाई साहब देखो कितना मस्त, ये मैंने क्वेश्चन ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन हालांकि ये मैंने 2022 में बताया था, 2018 में पूछा गया। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट विच वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, विस्थापन का वह मान बताओ, एक्स का वह मान जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सेम होती है। भाई ये तो मान मैं अब क्या बताऊं इसको सोल्व करके यार। 7th का ए क्वेश्चन रट लो, आंसर रट लो भले ही, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट ऑफ 2 ऐसी स्थिति है जहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम रहती है। कैसे? तो ये कह रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx स्क्वायर इज इक्वल टू जो गतिज है उसका फॉर्मूला 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसको इस साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे रह जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर, के से के कैंसिल, जब आप करोगे x तो ए स्क्वायर और 2 का रूट करोगे तो a बाय रूट ऑफ 2, और चूंकि ये रूट हटेगा तो क्या है प्लस और माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो a बाय रूट ऑफ, ठीक। अब बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि छोटा सा मैथ्स का मैं बता दूं कॉन्सेप्ट, ये सर ये प्लस और माइनस दोनों क्या आता है। तो देखो अगर आपसे कोई पूछे कि -3 का स्क्वायर तो क्या आएगा 9, जो 3 है उसका स्क्वायर वो भी क्या आएगा 9, ठीक है। तो अब आपसे पूछे कि भाई 9 का रूट बताओ, 9 का रूट बताओ, 9 का क्या बताओ रूट बताओ। तो 9 का रूट बताओ तो क्या आप ये बोल दोगे 3, -3 भी तो होता है क्योंकि -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो इसलिए इसका रूट ऑफ 9, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा +-3। समझ गए, माइनस में भी पॉसिबल है और प्लस में भी पॉसिबल है, बात क्लियर। इसीलिए लिखते हैं ये प्लस माइनस a बाय रूट ऑफ 2। वैसे मैथ्स वालों को पता होगा, बायो वालों के लिए थोड़ा सा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक। चलिए ये भी सिंपल था। अब 2018 के अगले सवाल पर, 2018 के अगले सवाल पर अपन जंप करते हैं, ठीक है। ये पूछ रहा है एक बच्चा झूले पर झूल रहा है, उसकी जमीन से निम्नतम व अधिकतम ऊंचाई 0.75 मीटर व 2 मीटर है। यानी कि ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वो कितनी है 0.75 मीटर एंड 2 मीटर। इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी, इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये बोल रहा है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, झूले पे झूल रहा है, ठीक है। झूले पे झूल रहा है मतलब एक बार कहाँ होगा यहाँ पर, ये मान लो बच्चा ही है, ठीक है। और एक बार जब झूला यहाँ तक जाएगा तब स्थिति क्या होगी यहाँ पर। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो इसकी तो इस पॉइंट की जमीन से कितनी ऊंचाई 0.75, मिनिमम यहाँ पर ही रह सकता है और मैक्सिमम कितना जाएगा ये 2 मीटर तक ऊपर जाएगा। समझ गए, कितना जाएगा 2 मीटर तक ऊपर जाएगा, ठीक। तो आपको पता है कि भाई ये पूछ रहा है अधिकतम चाल, अधिकतम चाल निकालनी है। तो साफ बात है यहाँ पर यदि इस स्थिति पे देखोगे, इसको यदि पॉइंट ए मान ले और इसको पॉइंट बी मान ले, तो आपको पता है पॉइंट ए पे कुल ऊर्जा एनर्जी एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या ऊर्जा होगी 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि इसका एक तो वेग होगा यहाँ पर, भाई जब झूला है झूलते हुए यहाँ आएगा तो यहाँ वेग क्या मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो 1/2 mv स्क्वायर। फिर इसका वो क्या होगा यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसको अपन क्या लिखते हैं mgh होती है, जो अपन पोटेंशियल एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, h क्या होती है जमीन से ऊंचाई, h यहाँ पर क्या होता है हाइट, कहां से जो अपना सरफेस है जमीन की सरफेस है वहां से, ठीक है। तो जमीन से हाइट कितना होता है h, तो ये इसका जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है। ये होता है हाफ mv स्क्वायर क्या हो जाएगा गतिज ऊर्जा, और ये mgh, और यही आप यहाँ पे देखो बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा गतिज तो 0 हो जाएगी और सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी ये वाली ऊर्जा, कौन सी वाली पोटेंशियल वाली स्थितिज ऊर्जा,
समझ गए? तो यहाँ पर पहले लिख दो ई एट ए बिंदु पे क्या ऊर्जा है, क्या है, एनर्जी है, तो 1/2 m, और चूंकि मैक्सिमम वेग अपने को वही निकालना है जो पूछा है वो, यहाँ पर ही क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो निकाल लो 1/2 mv² m, और g इसने कितना दिया हुआ है, g चलो इसने दिया हुआ नहीं है, तो अपन एक बार तो g लेके चलते हैं लास्ट में इसको, और h कितना है, h तो यहाँ पर देखोगे h तो कितना है 2, ऊंचाई कितनी है 2, सॉरी यहाँ पर 0.75 है ना, हाँ अपन किसके पे ए पॉइंट पे लिख रहे हैं, ए पॉइंट पे कितना है 0.75, 0.7, जबकि बी पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0, और सिर पर क्या रहेगा mg2 mgh यानी कि mg2। अब यहाँ से आपको पता है कि भाई एनर्जी लॉस तो होती नहीं है, जो यहाँ की जो एनर्जी है वो यहाँ आएगा तो किसमें बदल जाएगी, किसमें बदल जाएगी, इस गतिज में, लेकिन सारी की सारी गतिज में नहीं बदलेगी, ठीक है, कुछ स्थितिज की फॉर्म में भी रह रही है, क्योंकि ये हाइट है ना यहाँ पे, देखो ये हाइट, क्योंकि इसमें जो एनर्जी अपन मान रहे हैं वो यहाँ से इस लेवल को लेके मान रहे हैं, ठीक है, इस लेवल को मान रहे हैं, लेवल को लेके मान रहे हैं, तो ये वाली जो हाइट वाली एनर्जी वो दोनों में ऐड हो रही है, ठीक है, ये इतनी हाइट वाली जो एनर्जी है वो दोनों में ऐड हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए अपन क्या कर देंगे कि भाई एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू एनर्जी एट ए पॉइंट, ठीक है, तो ये इन दोनों समीकरण को क्या कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि एनर्जी लॉस तो होगा नहीं, ठीक है, जो एनर्जी यहाँ पर है वो एनर्जी वहां हो जाएगी 0.75 mg2, देखो m से m क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा लगभग, अब एक काम करो, जो वैल्यू है आपके देखो, एक तो दिया हुआ 10, एक दिया हुआ 5, एक दिया हुआ 8, एक 15, तो यहां से मतलब पॉइंट में कोई इतना मामला नहीं चल रहा, मतलब मामले सारी वैल्यू दूर दूर है, मतलब पास पास नहीं है, तो साफ बात है आप इनको क्या कर दो, जी की जगह क्या लिख दो 10 लिख दो, जी की जगह लिख दो 10, जी की जगह लिखोगे 10 तो ये हो जाएगा 7.5, 7 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, ठीक है, हाँ चलिए 0.75 मीटर और 2 मीटर, हाँ तो 0.75 ये हो जाएगा जी 7.5, ठीक, और यहाँ पे ये देखोगे तो ये गुणा करो, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, तो जब 20 में से 7.5 इस साइड जाके माइनस होगा तो कितना होगा 12.5 होगा, 12.5 यहां से, और 12.5 इंटू इस दो का गुणा होगा तब क्या आ जाएगा 25, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा v इक्वल टू 5 आ जाएगा, v इक्वल क्या आ जाएगा 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लो, या तो क्या कर लो ऐसे कर लो, या फिर दूसरा क्या तरीका है कि भाई, दूसरा ये तरीका है कि ये मान लो कि भाई जो यहाँ की जो ऊर्जा है, जो जो एक्स्ट्रा इसमें, वो पूरी की पूरी यहाँ आ जाएगा तो इसमें बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में, इसमें बदल जाएगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे तो एनर्जी दोनों में सेम ही रहेगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये 0.75 है, ये 2 है, तो यानी कि सॉरी ये 0.75, तो ये हो जाएगा 1.25, ये लेंथ कितनी होगी 1.25, तो आपको क्या करना है एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 mv² करना है, और यहाँ पर h की जगह क्या रखना है 1.25 रखना है, क्या रखना है 1.25, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, हाँ बात समझ गए ये कॉन्सेप्ट सवाल का, ठीक है, चलिए तो 5 मीटर पर सेकंड क्या जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये देखो ये भी सवाल किसका है 2018 का, ये एक कांच की गिरा का गट्टा है, स्प्रिंग नियतांक से जोड़ा गया है, ये एक समतल तल बिना घर्षण गति करता है, गट्टे को संतुलित अवस्था से 10 सेंटीमीटर विस्थापित करके छोड़ा जाता है, गट्टे का दोलन काल ज्ञात करो, भाई दोलन काल पूछा है आपको, कोई सोचना ही नहीं है, इसमें एक स्प्रिंग दी हुई है, ठीक है, और इसको 5 केजी वाले को खींच के छोड़ देते हैं, तो आपको पता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, बस सोचो ही मत, तो 2 पाई m कितना है 5 केजी, और k कितना दिया हुआ है 500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और मीटर 500 न्यूटन प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या है मतलब बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत मजा आता है इसमें, मतलब एक तो इस पे देखना और फिर ये सब चीजें थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी बोर्ड पे पढ़ाने की आदत बहुत ज्यादा है,
स्टार्टिंग से बोर्ड भी पढ़ा है। तो 1 बटा ये 5 से 500 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/100, 1/100 यानी कि ये बाहर जा जाएगा 2π/10। पाई कितना होता है 3.14, तो 3.14 इंटू 2 6.28/10। यहां से 10 यानी पॉइंट हटेगा 0.628 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। आंसर क्या आ जाएगा डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल था। तो 2018 के भी सवाल देखो आप, 2018 वाले भी देखो, तो ये सवाल ये तो मुंह पे याद होता है सभी को मेरे ख्याल से। अधिकतर बच्चों ने 2018 का जो पेपर दिए वो सॉल्व ही नहीं किए होंगे। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे तो मुंह पे याद है कि भाई x = 2 + -a/√2। ये सवाल हर टीचर बताता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा मतलब क्या है, मतलब ऊर्जा संरक्षण वाला सिद्धांत, यानी कि मतलब जो एनर्जी पॉइंट ए पे है वो एनर्जी पॉइंट बी पे रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यानी कि mgh mv² वाली चीज करनी थी, और ये भी बहुत सिंपल था। यानी कि 2018 वाला भी क्वेश्चन क्या था, सिंपल। अब स्टार्ट करते 2016 वाला। 2016 वाले भाई साहब ने क्या पूछा, 2016 वाले का सवाल नंबर पहला, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A body executes simple harmonic motion. Choose from the following the correct graph. The body between the distance from the center of collision. ये पूछ रहा है कि भाई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और x जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच का जो ग्राफ है वो पूछ रहा है। तो आपको पता है भाई, यदि ग्राफ ऐसे बनाया जाए और यदि यहाँ पे x ले ले, ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं काइनेटिक एनर्जी ले लूं, तो आपको पता है इस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पे x = 0 पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर जैसे जैसे आप दूर चले जाओगे, इस साइड जाओगे, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 होती जाती है, और इस साइड भी जाओगे तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहां से इन चार में से ग्राफ चूज करना था। ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसने आधा वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला। तो ऑप्शन क्या हुआ, बी ग्राफ, यानी कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट दे रखा है कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ जाते जाते इस साइड 0 हो जाए। क्लियर, तो क्या हो जाएगा दूसरा। तो ये सिंपल ही है, जैसे कि मेरे ऐसे लोग इनको फिजिक्स आती है, और जो खैर आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो मेरे से समझ के फिजिक्स कर रहे हो, तो ये सवाल इजीली कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन जिनको नहीं आता उनको लगता है ये क्या पूछ लिया इसने यार। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ही सकता है इंसान यार, कि भाई डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 0 क्या होगी, मीन पोजीशन, तो आपको पता है मीन पोजीशन पे ये मैक्सिमम होता है, तो देखो ग्राफ यहाँ पर है, और जब दूर जाओगे तो ये 0 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है यार, दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, इतना टफ सवाल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये भी बहुत मस्त सवाल है। एक स्प्रिंग छोर से लटकी है, उसके निचले छोर पर एक किग्रा का दरिमन लटका है। ठीक है, उसको ऊर्ध्वतल में दोलित किया जाता है, दोलन का आयाम कितना है 0.1, समय t = 0 पर विस्थापन 0.1/√2 मीटर है। स्प्रिंग का बल नियतांक 10 न्यूटन प्रति मीटर लेते हुए घर्षण बलों को शून्य मानते हुए विस्थापन और समय के मध्य संबंध। ओ भाई साहब, क्या सवाल पूछा, देखो सवाल बहुत ऐसे पढ़ने में लग रहा है बहुत टफ है। इसने पूछा कि ये सब चीजें दी हुई है, ये सब चीजें दी हुई है, आपको लिखना है विस्थापन वाला का समीकरण। तो आपको पता है x = क्या होता है, फॉर्मूला a sin ओमेगा t के साथ फाई, a sin ओमेगा t फाई। अब पहली बात तो इसने दे दी क्या कि आयाम कितना है 0.1, एम्पलीट्यूड कितना है 0.1, तो एम्पलीट्यूड 0.1 इसमें तो है नहीं, ये ऑप्शन कैंसिल, और इसमें भी है नहीं, तो या तो 3 या 4 दोनों में से एक है। ठीक, अब उसके अलावा नेक्स्ट ये बोल रहा है t = 0 पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है 0.1/√2। तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में t = 0 रख दो, पहले तो इसमें रखो t = 0, तो t = 0 रखोगे यहाँ पर, तो पाई t 0 यानी कि sin π/2, और sin π/2 का मान कितना था 1, तो यानी कि 0.1 × 1 कितना है 0.1, तो यानी कि t = 0 पर मान कितना रहा 0.1 आ रहा है, तो यानी कि ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। देख लो इसमें पहले मान पुट करके,
0.1 इनको साइन पाई बाई टी 0 यानी 0, तो साइन पाई बाय 4, तो साइन पाई बाय 4 का मान कितना होता है 1 बाय रूट ऑफ 2 साइन 45, ये कितना 0.1 बाय सॉरी 0.1 बाय रूट ऑफ 2। देखो ये जो बात बोल रहा है ये सही है, उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, ये वाला समीकरण, बस फोर्थ आंसर है। फोर्थ क्या है आंसर। तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल था, मतलब बच्चा इसे पढ़ के अरे यार इसको कैसे करूं, इसने इन जो चीजें दी उनकी कोई नीड नहीं है, इसने दिया था मास 1 kg, इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है। उसने और क्या चीज दी है, बल नहीं था के, भाई के भी इसमें कई चीज लिखी हुई आती नहीं समीकरण में, ठीक है, ये भी कहीं दिख नहीं रहा, और इसमें घर्षण बलों को शून्य वगैरह चीजें मानते हुए देखो कैसे ऐसा आपको सेटअप किया था कि ये बच्चा यार मतलब पढ़ते ही लगेगी अरे यार अपने से तो नहीं होगा, अपने बस की बात नहीं है, बल्कि भाई तेरे बस की बात है। दो ऑप्शन तो वैसे ही हो रहे थे कट, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहे थे कि 0.1 देखते ही ये वाला कैंसिल हो गया, तुक्का ही मार देते कि इसमें से ये हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं, फिजिक्स इज वेरी सिंपल, ठीक है। और मेरे से ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो सिंपल हो भी जाएगी आपके लिए रियली में, ठीक है। वैसे मत बोलना कि सर आज आप खुद की बहुत तारीफ कर रहे हो, आज जैसे ऑफिस में दिन बहुत अच्छा गया इसलिए थोड़ा मूड थोड़ा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग जिसका बल नीता कितना है 25 न्यूटन प्रति मीटर है, छत से लटकती है, उसके निचले सिरे पर 1 किग्रा का द्रव्यमान लटका है, यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात। सिंपल सी बात, तो बोला है वो करो। पहले तो क्या बोला, 2 मीटर लंबी एक भार रहित स्प्रिंग, ये बोल रहा है कि 2 मीटर लंबी, ठीक है भाई मान लिया 2 मीटर लंबी एक स्प्रिंग है। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक मास लगाया 1 kg का, कितने का 1 किग्रा। यदि उसे 10 सेंटीमीटर नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है, यानी कि इसको 10 सेंटीमीटर क्या कर दिया नीचे खींच दिया 10 सेंटीमीटर, तो जब स्प्रिंग 5 सेंटीमीटर ऊपर जा चुकी होती है तब उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तब उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि इस स्थिति पर जब यहां से 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दे, ये 5 सेंटीमीटर ऊपर आएगी ना 5 सेंटीमीटर, इस वाली स्थिति पे आपको निकालना है इसकी गतिज। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर एक रेखा की तरफ बनाऊं खींच के, और ये होगी मीन पोजीशन, अब मीन पोजीशन होगी, अब आप 10 सेंटीमीटर खींच के छोड़ रहे हो तो ये क्या होगा 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जाएगा, यानी इस साइड इसका जो आयाम है ए क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ए इक्वल क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस ए और ये 0 मीन पोजीशन, ठीक है। और आयाम क्या हो जाएगा 10, एक बेटा थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि मजा आए थोड़ा, ये कितना 10 और ये है मीन पोजीशन, ये बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर खींच के नीचे खींच के छोड़ोगे तो वैसे वैसे 10 सेंटीमीटर ऊपर भी जाएगा, तो ए कितना 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है इस वाली कंडीशन पे यहां से 5 सेंटीमीटर दूर, यहां से, ठीक है, यहां खींच के छोड़ रहे हो ना, यहां से 5 सेंटीमीटर दूर में, यानी कि मतलब इस पोजीशन पे, इस पर, तो यहां से 5, तो यहां पर भी क्या होगा 5, टोटल कितना 10 है, तो आपको ये वाला निकालना है। तो साफ बात है भाई, आपको निकालना है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इट एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 पर क्या करना है गतिज ऊर्जा निकालनी है। 5 क्या है सेंटीमीटर, फॉर्मूला आपको ध्यान है 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अपने को निकालनी वाली के की, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के लिए क्या आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ये होता है के इक्वल टू, जब आप वेलकम वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो के इक्वल क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक, के इक्वल क्या हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और तब उसकी गतिज ऊर्जा याद करो, बल नेता कितने वो 25 न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। 1 मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, अपन एक्चुअली क्या कर रहे हैं,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। अभी एक्चुअली अपने को के तो दे ही रखा है ना यार, ठीक है, बल नीतांक दे ही तो रखा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, मैंने भी ध्यान से नहीं पढ़ा, थोड़ा सा बहुत जल्दी कर दी। आपको के दिया हुआ है ना, के तो दिया हुआ है, ठीक है, तो के कितना दिया हुआ है, 25 लीटर पर मीटर, बात खत्म। तो भाई मामला तो और भी सिंपल है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, क्या क्या चीजें दी हुई है और यहाँ आपने क्या क्या चाहिए होती है, बात क्लियर, ठीक है। तो 1/2 ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके इसलिए सवाल को उसके हिसाब से सॉल्व करना है। सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मीटर में बदलोगे, तो यानी कि क्या लिख दोगे 10/100, 10/100 यानी कि 1/10। तो उसी प्रकार या फिर इसको, ये क्या है 5/100 करोगे, चलो 100 को साथ में लेके चलते हैं ताकि अपना क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। 10/100 का स्क्वायर माइनस 5/100 का स्क्वायर। यहां से आप देखोगे तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, 100 का स्क्वायर दोनों में ही है कॉमन, मैं इसको ले सकता हूं बाहर, क्या ले सकता हूं बाहर ले सकता हूं, ठीक है। ये हो गया 25, 2 और 100 का स्क्वायर यानी 10 की घात 4, 100 × 100, 10 की घात 2 तो 10 की घात 2, 10 की घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ऊपर देखोगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा 75, कितना आएगा 75, ठीक। अब देखो ये कितना दिया हुआ है 10 की घात 4 ना, तो अब मैं इसको 10 की घात 4 को क्या लिख सकता हूँ 100 × 100 लिख दो, ये अपनी क्या है काटने में आसानी हो। 25 से काटोगे ये कटेगा 4 बार, 25 से काटोगे ये कटेगा 4 बार, यानी कि 75/8 क्या हो जाएगा 75/8, और नीचे 100 और है ध्यान रखना, ठीक है। अब ये देखोगे यहां से तो ये 9 8 72, 9 बार जाएगा, 9 8 72। तो अब देखो 9 कहां पे आ रहा है, ये तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट, सीधी सी बात है। पॉइंट में आगे आपको सॉल्व करने का काम ही नहीं, 9 यहाँ आ रहा है, जब आप 100 से भाग कर 9 के पीछे भाई कुछ भी आओ, 3 आओ 8 आओ कुछ भी आओ, जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, मतलब ठीक है 9 पॉइंट कुछ समथिंग आगे आएगा। तो 100 से भाग करोगे तो क्या आएगा 0.0, यानी कि 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.0938, यानी कि क्या हो जाएगा फोर्थ, ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। चलिए अब आते हैं भाई साहब 2016 के आखिरी और दासू सवाल पे। क्या सवाल था, क्या सवाल था, एक्चुअली ये सवाल कुछ था ही नहीं, सवाल कुछ था ही नहीं, रियल बता रहा हूं। और आपको मैं बोल दूं, आप भले आपके दोस्त किसी भी कोचिंग से वगैरह तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बता रखे, सबने इसका आंसर गलत बता रखा है, सबने, सबने बड़े बड़े अड्डा वड्डा, को मैं नाम ही नहीं लूंगा, सक्सेस वगैरह, ठीक है, जो भी है पता नहीं क्या क्या, जो भी है मतलब नाम ले लिया, ठीक है। लेकिन उनके भी मैंने देखा और मैंने लगा उन लोगों ने क्या किया है, चलो देखते हैं। मैंने यूट्यूब पे उनके जो ऐसे वाले वीडियो है पेपर सॉल्यूशन वाले, ठीक है, उनमें इन्होंने या तो सवाल को सॉल्व करते करते छोड़ दिया, बच्चे उसको बाद में करेंगे, उनको समझ में नहीं आया, ठीक है। अब हुआ क्या था एक्चुअली में, वो लोग भी गलती क्यों कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को खुद से ज्यादा अधीनस्थ बोर्ड पे भरोसा था। एक्चुअली में हुआ क्या कि अधीनस्थ बोर्ड ने इसका आंसर दे दिया गलत, अधीनस्थ बोर्ड ने 2016 में जब ये पेपर हुआ इसका आंसर दे दिया गलत, ठीक है। और चूंकि किसी ने ऑब्जेक्शन किया नहीं, आपत्ति लगाई नहीं, ठीक है, तो आपत्ति लगाई नहीं तो बोर्ड ने ध्यान दिया नहीं और इसका आंसर बदला ही नहीं गया। अभी भी आप देखोगे तो आपको इसकी जो आंसर की है उसमें आंसर क्या दिखाई देगा सेकंड, जो करेक्ट आंसर है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें सेकंड आंसर ये आपको सही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में सेकंड नहीं है, क्या है करेक्ट, पहला करेक्ट है। तो लोगों ने क्या किया, जो बाकी के जो टीचर वगैरह है वो भी उन लोगों ने अधीनस्थ बोर्ड का वही चीज फॉलो किया। हाँ एक बंदे, मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा, मैंने कहा कोई तो होगा जिसने सही किया, एक बंदा मिला मेरे को, एक बंदा, ठीक है।
वो मतलब वो भी बेचारा कोई टीचर था, मुझे भी याद नहीं है, कोई 2016 में जब पेपर हुआ उसके जस्ट बाद उसने सॉल्यूशन वो कराया था। अब तो शायद वो यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डालता है, सिर्फ एक बंदा उसने सही बताया है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या पूछा कि भाई ओमेगा नॉट आवर्ती सरल गति कर रहा है ये, ठीक है, एक दोलित बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ऑस्किलेटरी फोर्स। ठीक है, यानी कि ये एग्जांपल किससे है? फोर्स्ड ऑस्किलेशन का, जिसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि अनुनाद की अवस्था में, जब अनुनाद की अवस्था होती है, जब दोलन का आयाम अधिकतम होता है, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेशन मैक्सिमम स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोनेंस, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आपको पता है भाई रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है? ए इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने बताया था, ये फॉर्मूले को रटने का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। चलो मैं लिखवा देता हूं एक बार फिर से। एफ एफ नॉट, मैंने शायद आपको जब क्लास में पढ़ाया तब एफ नॉट बाय एम लिखाया था। ठीक है, फिर यहाँ पर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस बी बाय ओमेगा, और ये एम, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की तरफ जाना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, अपने को एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, आयाम अधिकतम प्राप्त कब होगा? जब बाहरी बल, जो बाहरी आवृत्ति बल है, उसकी आवृत्ति इसकी नेचुरल आवृत्ति, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके बराबर हो जाए। यानी कि व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आयाम मैक्सिमम हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैंने बताया था जब मैंने पढ़ाई थी क्लास में कि बी के कारण क्या होगा? बी डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग फैक्टर, तो इसके कारण क्या होगा? सिर्फ जो ये वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो मतलब थोड़ी सी डिक्रीज या इंक्रीज जैसे होता है। मैंने बताया था ये ग्राफ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे रेजोनेंस होता है, और यहाँ पर ए क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बस बात क्लियर है। बाकी जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू यदि बहुत ज्यादा है, डैम्पिंग बहुत ज्यादा है, तब आपको ये एम्पलीट्यूड थोड़ा लेस मिलेगा। ठीक है, और बी ये यदि नगण्य है, नेग्लिजिबल है, तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। मैंने ये बता रखा है, पूरी क्लास में समझा रखा है। ठीक है, तो इन चारों में से क्या सही था? इट ऑक्यूर एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट फॉर ऑल बी वैल्यू। नहीं, ये पूछ रहा है कि भाई रेजोनेंस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे होता है? यस, सही है भाई। तो या तो ये सही था, ए और दो, दो ही सेंटेंस सही हो सकते थे भाई, तीसरा चौथा तो सही होने का सवाल ही पता नहीं होता। ये कह रहा है कि भाई इट ऑक्यूर, यानी कि ये घटित होता है कब? ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, या फिर ओमेगा जो बड़ा ओमेगा नॉट से। नहीं भाई, बड़े छोटे की तो बात ही नहीं है। ये तो रेजोनेंस होता कब है? रेजोनेंस ओनली होता है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो ये तो है ही नहीं, ये दोनों सही हो सकते थे, पहला और दूसरा, मतलब इनमें बात करनी थी अपने को। अब ये पहला कह रहा है बी के सभी मानों के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर घटित होता है, तो यहाँ ये सही है, ये सही है। ये बी के सभी मानों के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर घटित होता है। केवल बी इज इक्वल टू 0 के लिए ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पर घटित होता है नहीं, बी के सभी मानों के लिए। भाई अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ये रख दो, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल आ जाएगा एफ नॉट बोल लो, चलो एम और बी ओमेगा बाय एम, तो एम से एम कैंसिल, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ बाय बी डब्ल्यू। ठीक, तो अब देखो बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा? इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, और बी का कोई दूसरा वैल्यू होगा तो भी ए की कुछ तो कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन रेजोनेंस तो वहां होगा, रेजोनेंस तो वहां भी होगा। ठीक है, यदि बी 0 है, यानी कि डैम्पिंग फोर्स 0 होगा, यानी डैम्पिंग बाहर से, मतलब जो कुछ भी, मतलब इस टाइप का रुकावट वाला फोर्स नहीं है, तो आपको एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा? हाईएस्ट मिलेगा, इनफिनिट मिलेगा। ठीक है, तो इनफिनिट मिलेगा, तो वो भी क्या होगा? रेजोनेंस होगा। ठीक है, और बी की कोई दूसरी वैल्यू होगी तो अपने को मिलेगा हाईएस्ट मिलेगा, लेकिन वो भी क्या होगा? रेजोनेंस ही होगा। तो ये दूसरा क्या है? दूसरा सेंटेंस गलत है कि इट ऑक्योरेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओनली फॉर बी इज इक्वल टू 0। नहीं, ओनली फॉर बी इज इक्वल टू 0, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि इट ऑक्योरेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी। यदि बी ना भी हो, बी ना भी लग रहा हो, तो भी ये रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है? ऑस्किलेटरी फोर्स लगना चाहिए, यानी कि आवर्ती बल लगना चाहिए बाहर से। ओनली फॉर एक सही, यानी कि क्या करेक्ट हुआ? हाँ, वन इज करेक्ट, पहला सही है बस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये वाला, ये वाला, समझ गए? ये वाला इसका क्या है? राइट आंसर। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी दूसरे टीचर का देख के आओ तो उन टीचर से पूछ लेना, सर
कैसे हुआ? फिजिक्स आती है सर आपको? जरूर पूछ लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं एक्चुअली अधीनस्थ बोर्ड को चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज करने का मतलब ये है कि अधीनस्थ बोर्ड ने वो गलती तो की थी, लेकिन जो वो गलती करते हैं तो उसके बाद आपत्ति मांगते हैं, और आपत्ति किसी ने दी नहीं भाई, ऑब्जेक्शन किसी ने किया नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्शन किसी ने किया नहीं तो बोर्ड ने वो सही किया ही नहीं, समझ गए, और वो आंसर वही रह गया। रियल आंसर क्या था? ये था। अब 2016 में आप खुद ही सोचो यार, 2016 में इससे साल भर पहले ही कुछ ऑनलाइन फॉर्म वगैरह स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम यार लोग कौन आपत्ति वगैरह इतना ध्यान ही नहीं था यार। मुझे भी मतलब ये सब कुछ चीजें, ये लैब असिस्टेंट का फॉर्म ही मतलब ये समझ लो कि मतलब पहली बार उस टाइम मतलब ऐसे सेल्फ भरा था मैंने भी, ठीक है। और फिर आपत्ति वगैरह चीजें इतना ध्यान नहीं रहता था, अपडेट वगैरह, नेट उसी टाइम जियो का नेट आया था, बड़ी मुश्किल से तो नेट मिलता था, ठीक है। तो इतना सब कुछ किसी तो पता था ही नहीं, और ना ही कोई यूट्यूब पे इतना मतलब अपडेट थे कि कोई टीचर बता दे और फिर वो आपत्ति डाल दे। तो आपत्ति किसी ने डाली नहीं, और आंसर वही रह गया। जबकि रियल आंसर क्या है? ये रियल आंसर क्या? इट ऑक्यूरेट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है, सबूत के साथ, सबूत के साथ, ठीक है। बाकी अधिकतर यूट्यूब पे टीचरों ने इसको बता रखा है गलत। क्या बता रखा है? गलत। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास में मजा आया हो तो जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कर देना। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हो, ठीक है, बताया करो अपने दोस्तों वगैरह को यार, इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, थोड़ा बहुत बताया करो यार। फिजिक्स पढ़ो भले, हाँ, मतलब जैसे कि लैब असिस्टेंट मुझे पता है अधिकतर लोग सीरियस नहीं ले रहे अभी, क्योंकि वो क्या बोलते नोटिफिकेशन सर कब आएगा उस मैटर को लेकर, ठीक है। लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो ही, आपके भाई वगैरह आसपास वाले जो मतलब एटलीस्ट 11-12 में पढ़ते हैं, साइंस ले रखी है, तो फिजिक्स पढ़ने के तौर पर ही उनको बोल दो भाई कि सर एटलीस्ट ये चैप्टर तो पढ़ लो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे आपको, ठीक है। आप अपनी जो क्लास है उसमें किंग बन जाओगे फिजिक्स के, एक बार पढ़ लिया तो, ठीक है। चलिए, तो इतना तो आप जरूर कर लेना, जो 11-12 वाले बच्चे हैं उनको जरूर बता देना कि भाई सर अच्छी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, अपन ने 2022 में भी पढ़ाए, वहां से देख सकते हैं, और अभी भी अपना चल ही रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।